आइए अब हम प्रस्तुत कविता नए इलाके में की व्याख्या करें। कवि द्वारा इस कविता का आरंभ इन पंक्तियों द्वारा किया गया है कि इन नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रही हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूं। कवि का तात्पर्य ये है कि आए दिन नए नए इलाके और बस्तियां बन जाती हैं, जिसके कारण कवि अक्सर रास्ता भूल जाती हैं, क्योंकि आए दिन नए मकान और घर बन जाने के कारण रास्ते बदल जाते हैं और कवि को अपना पुराना रास्ता नहीं मिलता। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था एक मंजिला। उन पुराने निशानों के तौर पर कवि वो पीपल का पेड़ खोजते हैं, एक ढहा हुआ सा मकान ढूंढते हैं, जिन्हें देखकर वे अपना रास्ता पहचान लेते थे। कवि को रास्ते में एक खाली जमीन भी दिखाई देती थी, जहां से वे बाईं ओर मुड़ते थे, पर आज वो खाली जमीन का टुकड़ा भी वहां नहीं है, अर्थात वहां भी कोई नया मकान बन गया है। यहां से बाईं ओर मुड़ने के बाद 2 मकानों के बाद एक मंजिला घर हुआ करता था, जिसमें एक बिना रंग किए हुए लोहे का गेट हुआ करता था, पर वो इमारत भी कवि को दिखाई नहीं देती। इन पंक्तियों से कवि का तात्पर्य है कि उन्हें इन नित्य धड़ल्ले से निर्माण हो रहे घरों और बस्तियों के कारण कवि को वे पुराने निशान नहीं मिलते, जो कवि को उनका रास्ता पहचानने में मदद करते थे। वे पुराने निशान अब उन्हें धोखा सा दे रही हैं। बाद की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूं या 2 घर आगे ठक मकाता, अर्थात रोज नए नए घरों और मकानों के बन जाने के कारण पुराने रास्ते बदल से गए हैं। इसलिए कवि डगमगाते हुए कभी गलती से 2 घर आगे निकल जाते हैं या फिर एक घर पीछे को आ जाते हैं। कविता की अगली पंक्तियां इस प्रकार हैं। यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है, यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। इन पंक्तियों से कवि का आशय ये है कि यहाँ रोज ही कुछ निर्माण हो रहा है और कुछ टूट रहा है, इसलिए रास्ता सुझाने वाले पहले के घर एवं अन्य चिन्ह जो हमारी स्मृति में है, उनका भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दुनिया बस एक ही दिन में इतनी बदल जाती है कि अगले दिन इसका पुराना रूप परिवर्तित नजर आता है। कविता की अगली पंक्तियां इस प्रकार हैं। जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूं, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूं। अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो क्या यही है वो घर। यहां एक ही दिन में इतना परिवर्तन हो जाता है, जैसे कवि बसंत ऋतु में गए हों और पतझड़ में लौटे हों, जैसे वे वैसाख के महीने में गए हों और भाद्र के महीने में लौटे हों। भाद्र के महीने और वैशाख के महीने के बीच 3 महीनों का अंतर होता है। कवि कहते हैं कि इतनी शीघ्रता से परिवर्तित हो रहे इलाके में घर ढूंढने का एक ही उपाय दिखता है कि प्रत्येक दरवाजे को खटखटाकर पूछा जाए कि क्या ये वही घर है। कविता की अंतिम पंक्तियां इस प्रकार हैं। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचानता ऊपर से देखकर। इन पंक्तियों से कवि का आशय ये है कि इतनी तीव्र गति से घरों आदि के निर्माण के कारण अपना स्वरूप बदल चुके इस इलाके में सही ठिकाना ढूंढने में ही समय नष्ट हो गया है। अब समय बहुत कम है, मानो आकाश से मूसलाधार वर्षा होने लगी हो। अब तो बस कवि को एक यही उम्मीद है कि काश कोई ऊपर की किसी मंजिल से जाना परिचित व्यक्ति उसे पहचान कर खुद ही आवाज दे दे। इस कविता के माध्यम से कवि ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि एक नई मानवीय व्यवस्था के निर्माण की होड़ में इस दुनिया का स्वरूप निरंतर बदल रहा है। खासकर शहरों में ये विडंबना देखी जा सकती है कि किस तरह से अति तीव्र गति से नित्य घरों, इमारतों आदि का निर्माण हो रहा है।
इस प्रगतिशील संसार में समय के अभाव के कारण लोगों के बीच आत्मीय संबंध भी धीरे धीरे धुंधले होते जा रहे हैं। आइए अब इस कहानी का हम गहराई से विश्लेषण करें। कवि ने इस कविता को एक बहुत ही चित्रात्मक एवं वर्णनात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। कविता को पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो हम स्वयं भी कवि के साथ साथ उस इलाके की गलियों में चल रही हैं। कविता को पढ़ते हुए कवि द्वारा लिखे गए शब्द हमारे सामने एक जीवंत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। कविता की भाषा शैली बहुत ही स्वाभाविक एवं रोचक बोलचाल की भाषा है, जो हमारी आम बोलचाल की भाषा से ली गई है। इस कविता में कवि ने बड़ी ही कुशलता और सहजता से जीवन प्रसंग की प्रस्तुति की है। कवि ने बड़े ही सहज शब्दों में इतने विशाल एवं जटिल समस्या की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। इस कविता में वैसाख और भादों जैसे हिंदी महीनों के नामों का उल्लेख है। क्यों न हम क्रमानुसार हिंदी के सभी 12 महीनों के नाम जान लें। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र या भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। इस कविता में हमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग दिखता है। आइए इनके उदाहरण देखते हैं। यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है। पंक्ति में रोज कुछ की 2 बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस कविता में अनुप्रास अलंकार भी देखने को मिलता है। पंक्ति के इस अंश फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक में बाद बिना शब्दों में ब के पुनः आवृत्ति के कारण यहाँ स्वतः ही अनुप्रास अलंकार का समावेश हो गया है। नए इलाके में